जैसे हमारा आज से एक बहुत प्यारा सा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है स्टैटिक जीके का। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे आने से पहले मेरा वेट कर रहे थे, बाकी तो कुछ आते ही मेरे आने के बाद है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप टाइम पे सेशन को ज्वाइन करिए। अगर 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो आपको 11 बजे जो है वो सेशन में आ जाना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा फेस जो है वो नया होगा, मतलब काफी लोगों को ये होगा कि हाँ मैम बिल्कुल एकदम नए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा जो रहने वाला है वो स्टैटिक जीके रहने वाला है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इन सब के ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, बिना आपका समय बर्बाद किए। क्योंकि हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि बेटा जी देखो, पढ़ना और सीखना में बहुत कुछ होता है और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। आप अगर 2-3 मिनट के लिए अगर अपने चैट को रोक लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे खूब खुशी होगी मेरे को। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में। मेरा सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, जब कभी हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो बच्चा इसको आप जीके जीएस वाले पोर्शन में काउंट करते हो। जो आप जीके जीएस पढ़ते हो ना, जीके जीएस, जीके जीएस वाला जो पोर्शन होता है, जीके जीएस वाला पोर्शन, उसमें आप इस सब्जेक्ट को क्या करते हो, उसमें आप इस सब्जेक्ट को काउंट करते हो। तो जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो रही बात हमारे एग्जाम की, तो बेटा मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से, जैसे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, तो उसमें से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन है ना, 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको इस वाले सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं, स्टैटिक जीके से। अगर आपको ना विश्वास हो तो एक बार आप क्या करिएगा, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आप जो है वो मेरी बातों पे विश्वास करिएगा, क्योंकि आपसे पहले प्रीवियस ईयर मैं लगाती हूँ, है ना। मैंने कल रात बैठ करके, मतलब रात के 2-2:30 बज गए थे, मैंने प्रीवियस ईयर जो है वो जीडी के निकाले। मैं कहा चल कोई ना, एक बार जीडी के फिर से फ्रेश देख लेते हैं, 2024 का डेटा इन लोग देख लेते हैं, है ना। तो जो पिछले आपके जो पेपर हुए हैं उनका डेटा लगाने के बाद और आपके प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मुझे यही समझ आया कि हाँ, इस वाले सब्जेक्ट से भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे खासे प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। अब हम लोग थोड़ा सा अपने सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो स्टैटिक जो होता है ना, ये पूरा फैक्चुअल सब्जेक्ट होता है, इसमें सारे फैक्ट होते हैं, मतलब इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं होती। सारी चीजें इसमें कैसी होती हैं, तो इसमें सारी चीजें जो होती हैं वो फैक्चुअल होती हैं, यानी कि सारी चीजें इसमें फैक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो सारी चीजें इसमें कैसी होती हैं, फैक्ट होती हैं। इसमें सारे के सारे आपको फैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आप लोग पढ़ते हो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में आप लोगों को जो है थ्योरी देखने को मिलती है। आप पहले उसका पूरा इतिहास पढ़ते हो, उसके बाद आप चीजों को क्या करते हो, धीरे धीरे शुरू करते हो। लेकिन स्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल फैक्ट होते हैं, ओनली। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो बेटा, XYZ, है ना। मैं हमेशा बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताती हूँ कि स्टैटिक जीके का खुद का कभी कोई एग्जाम नहीं होता। स्टैटिक जीके का खुद का कोई भी एग्जाम नहीं होता, ये बात आप याद रखो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपके बैंक के एग्जाम्स जिसमें आपका जीके जीएस वाला पोर्शन आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, है ना, जो भी आपके स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी बिहार राजस्थान, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम है, ठीक है बेटा, तो उन सारे स्टेट एग्जाम्स को जो है वो कवर करता है स्टैटिक जीके। मैंने जीडी के पर्पस से इसलिए बताया क्योंकि अभी आप लोगों का जीडी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जब आप क्वेश्चंस की बात करते हो कि स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो यकीन मानिए आप लिख करके ले लीजिए बेटा, कोई भी एग्जाम आप दे लो 10 से 12 क्वेश्चन, जिसमें जीके जीएस का पोर्शन जैसा होता है उस हिसाब से आपको स्टैटिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे बिहार के एग्जाम्स को मैंने एनालिसिस किया, तो बिहार में बच्चों ने कहा कि मैम हमने 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से अटेंड किए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन कितना है। तो जितना आपका जीके जीएस का पोर्शन होता है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट होता क्या है ना, कि एक्चुअल में स्टैटिक जीके होता क्या है। स्टैटिक जीके, मुझे ये बताओ, तुम कभी किसी सब्जेक्ट में अवार्ड्स पढ़ते हो?
क्या तुमने कभी किसी भी सब्जेक्ट में अवार्ड्स पढ़े हैं? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, कभी अवार्ड्स पढ़े हो किसी सब्जेक्ट में? आज तक नहीं पढ़े होगे। तो स्टैटिक में आप क्या पढ़ोगे? एक तो पुरस्कार, अवार्ड्स को जाते हैं। उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स का मतलब खेल से संबंधित प्रश्न, खेल से संबंधित प्रश्न, खेल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जैसे लाइक आपसे पूछा जाता है कि एजरा कप का संबंध किससे है, राधा मोहन कप का संबंध किससे है, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है, अग्रवाल कप का संबंध किससे है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इस तरीके से प्रश्न। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। अब आप कहोगे मैम संगठन का मतलब क्या होता है? बच्चा देखो, आप आए दिन G20 के बारे में पढ़ते हो, ग्रुप ऑफ 20, G7 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, SAARC के बारे में आप पढ़ते हो, सार्क के बारे में आपने देखा होगा। पूछा जाता है कि आसियान में कितने मेंबर हैं। अगर नहीं भी याद आ रहा तो ADB के बारे में आप पढ़ते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर मैं आपसे कहूँ SCO के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, आप WHO के बारे में पढ़ते हो, आप FAO के बारे में पढ़ते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी स्थापना कब हुई और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बात करें तो आपके टॉपिक बनते हैं नेशनल पार्क से, कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है। नेशनल पार्क हो गया आपका। नेशनल पार्क के बाद अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। उसके बाद हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो बायोस्फीयर के बाद हमारा आता है रामसर साइट, या जिनको हम वेटलैंड्स कहते हैं। रामसर साइट्स हो जाएंगी, या जिनको हम क्या कहते हैं बच्चा, वेटलैंड्स के नाम से हम जिनको जानते हैं, वेटलैंड्स, है ना। भारत में ये मंदिर जो है वो प्रमुख कहाँ पर है, जैसे विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है, या फिर अगर हम बात करते हैं सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। जैसे अभी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे हम 10 जनवरी। और जब हम नेशनल हिंदी डे की बात करेंगे 14 सितंबर, 15 सितंबर को क्या मनाया गया, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे, एंड विश्वेश्वरैया की जो है वो जयंती थी। फिर 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे। पूछा जाता है कि अर्थ डे कब बनता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब बनता है, या फिर अगर हम बात करेंगे वेटलैंड डे कब बनता है, NRI डे कब बनता है, यूथ डे कब बनता है, इंटरनेशनल यूथ डे कब बनता है, पॉपुलेशन डे या जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, लाइक इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, क्लासिकल डांस हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद हम आपको फोक डांस पढ़ाएंगे, क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया। फेस्टिवल्स वाला टॉपिक हम आपका जो है वो कराएंगे, फेस्टिवल। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उससे रिलेटेड जो आपके आर्टिस्ट होते हैं वो भी हम आपको जो है वो कराएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भैया वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ होती है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किसके साथ होती है, जिमिक्स किसके साथ होती है, शक्ति किसके साथ होती है, गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने स्कीम्स से क्वेश्चन देखे होंगे। अगर हम बात करें स्कीम्स से, या जब हम बात करते हैं योजनाएं, अब ये योजनाएं किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे राज्य सरकार की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। यानी कि हम ये कह देंगे कि स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बाकी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते, है ना। जो थ्योरी वाला जो आप लोग सेक्शन कवर करते हो, तो स्टैटिक में आपकी थ्योरी नहीं होती, स्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस होते हैं। आप अवार्ड्स वाला मिले कहीं से, मैं जैसे मैं शायद मेरे ख्याल से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर लगा रही थी, शायद अभी नहीं, एनटीपीसी का एक नया वाला
पिछला बैच एक और आया था तो उसमें भी हम लगा रहे थे, तो उसमें भी मुझे यही समझ आया कि फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिकल डांस प्रोग्राम से आपके क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं जाते। आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार सिर्फ इस बार स्टैटिक जीके पढ़ लो ताकि बाद में कभी तुम्हें दोबारा स्टैटिक के लिए भटकना ना पड़े, तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ स्टैटिक होता क्या है। हम सब एक बार आप कर दो जिससे हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहचान गए ना, बहुत बढ़िया। और इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है, बच्चे कह रहे हैं मैम आप पहचान गए, आपको और इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। बेटा जब तुम पूरा हिस्ट्री पढ़ते हो ना तब उसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलते हैं। जब तुम पूरी ज्योग्राफी पढ़ते हो ना शुरुआत से लेकर के एंड तक, तब तुम्हें एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जब तुम पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो जब तुम पूरी पॉलिटी पढ़ते हो ना तब तुम्हें मुश्किल से जाकर के दो प्रश्न कहीं कहीं पर तो एक भी नहीं मिलता। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इस चीज को समझो। कम से कम इस सब्जेक्ट में ये गारंटी है, ये श्योरिटी है कि भैया 4 से 6 प्रश्न कहीं नहीं गए। और जैसा आपका जीके जीएस का सेगमेंट है, मैं ये कह रही हूँ बेटा आपके 10 से 12 प्रश्न, 12 से 15 क्वेश्चन सीएचएसएल वाले बच्चे 12-12 क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं, तो ये गारंटी के साथ वाला है बेटा, समझो। इतनी थ्योरी पढ़ते हो तुम, नालायक हो एक नंबर के। डन है, चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जो जोश जो एनर्जी हमारे पास डे 1 होती है ना, वही हमारे पास एंड में भी होनी चाहिए। पता चले तुम आज पढ़ लो कल तुम ना पढ़ो, समझ रहे हो। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। आज हम आपको नेशनल अवार्ड्स पढ़ाएंगे। नेशनल अवार्ड्स में सबसे पहले तो हम आपको भारत रत्न जो है वो कराने वाले हैं, भारत रत्न, भारत रत्न। उसके बाद हम आपको जो है वो पद्म अवार्ड्स कराएंगे, पद्म अवार्ड्स। और पद्म अवार्ड्स के बाद हम आपको गैलेंट्री अवार्ड और बाकी भी इंडिया के जो अवार्ड्स है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं तो बेटा ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड मूवीज का हाईएस्ट अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। रेमन मैग्सेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और बाकी हम आपको बताएंगे कि एबल प्राइज का संबंध किससे है, प्रित्जकर प्राइज का संबंध किससे है, पुलित्जर प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, साहित्य अकादमी जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों का जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 अवार्ड को शुरू किया गया था, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और आप लोगों का कौन सा वाला, बिहारी सम्मान। तो सारी चीजें आपको जो है वो कराएंगे। अवार्ड्स के 3 टॉपिक है, मजा आएगा। ठीक है वाले, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत रत्न के बारे में। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए दैट इज भारत रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न। पीपल का पत्ता कभी आपने देखा है, पीपल के पत्ते के शेप में जो है वो आपको भारत रत्न देखने को मिलेगा, जहां पर एक साइड आपको भारत रत्न लिखा हुआ मिलता है और दूसरे साइड आपको सत्यमेव जयते आपको देखने को मिलेगा। पूछा जाता है कि भारत रत्न के पीछे जो है वो क्या बना होता है, अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये आपको अशोक चक्र देखने को मिलता है, जो आपको हमारे फ्लैग में भी देखने को मिलता है। अगर तुमने भारत का झंडा देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अशोक चक्र होता क्या है। तो पूछा जाए कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है, हाँ जी, भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हो जाएगा, तो बच्चे भारत का हाईएस्ट अवार्ड हो जाता है भारत रत्न। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, नोट्स आपको डिक्टो मिलेंगे, कहीं से किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होंगे। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मैंने चीजों को लिख रखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरे नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ना है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम आपके साथ नोट्स नहीं बना पाएंगे, बेटा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो पीपीटी से आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा अगर आप नए हैं तो आप अपने नोट्स को रफ कॉपी में मेरे साथ बनाते चलो, मतलब फेयर कॉपी में मत बनाना, रफ कॉपी में स्पीड में जो है वो आप नोट्स बनाते चलो। कोशिश करेंगे कि हम आपको समय दें, ठीक है बेटा, लेकिन आप खुद समझो स्टैटिक के फैक्ट बहुत होते हैं तो इतना समय नहीं हो पाता। तो नोट्स के लिए एक बार आप लिख लो, अगर आपको फेयर नोट्स बनाने हैं तो आप आफ्टर क्लास बनाइएगा, आफ्टर क्लास। बाकी तो आप रफ कॉपी में मेरे साथ नोट्स बना सकते हो। आप चाहो तो आप पीडीएफ को 4 से 6 बार क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना, रिवाइज। ठीक है बच्चा, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। बीच में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हमारे पास समय बहुत कम है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है, तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन होता है भारत रत्न। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गैलेंट्री अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, आर्मी में होने चाहिए, नेवी में होने चाहिए, एयरफोर्स में होने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास वर्दी होनी चाहिए। तो जब आपके पास ड्रेस होती है, जब आपके पास वर्दी होती है तो आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है।
है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, तो अगर आप हम जैसे सिंपल है, आप सिविलियन है, तो सिविलियन को कौन सा अवार्ड मिलता है? भारत रत्न। और भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। इसमें किसी तरीके का कोई कैश प्राइज नहीं होता, बस एक सर्टिफिकेट होता है और एक क्या होता है? भारत रत्न। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक वो जो लोगो होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो आपको मिलता है, यानी कि कोई कैश मनी जो है वो नहीं मिलता। तो जब हम बात करते हैं कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, तो भारत रत्न दैट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। अब ये जो भारत रत्न है ये नेशनल सर्विस के लिए दिया जाता है, यानी कि ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में आर्ट से आपका संबंध हो सकता है, यानी कि कला से आपका संबंध हो सकता है, लिटरेचर से आपका संबंध हो सकता है, यानी कि साहित्य से आपका संबंध, साइंस में हो सकता है अगर आप विज्ञान के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। इसके अलावा जैसे हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र से आपका संबंध हो सकता है, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है तब भी आपको ये अवार्ड मिलता है। क्योंकि आपको पता है सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर 2014 यंगेस्ट पर्सन भी है और सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन भी है जिनको भारत रत्न मिला। तो अगर आप इन फील्ड से संबंधित है तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? भारत रत्न। क्वेश्चन बनता है भारत रत्न की स्थापना कब होती है? तो 1954 को भारत रत्न की जो है वो स्थापना होती है, 2 जनवरी 1954। अब दूसरा क्वेश्चन, बेटा देखो जो आपके पद्म अवार्ड्स होते हैं ना वो अनाउंस होते हैं या तो 25 जैन को या 26 जैन को, लेकिन भारत रत्न दिए कब जाते हैं? तो भारत रत्न जो है ये 26 जैन को दिए जाते हैं। ये देखो भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये फलाना पर्सन है जिसको भारत रत्न मिला है, अब राष्ट्रपति जी को सपने थोड़ी ना आए कि इस व्यक्ति को भारत रत्न देना है, तो प्रधानमंत्री जी जो है वो नाम रिकमेंड करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी को भी तो सपने थोड़ी ना आते हैं कि इस व्यक्ति को भारत रत्न देना है, तो एक कमेटी होती है और वो कमेटी पूरा रिसर्च करती है और उस कमेटी मतलब जो कमेटी बनती है वो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देती है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि हाँ इन पर्सन को जो है वो भारत रत्न दिया जाना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या हुई? भारत रत्न। हम शुरू क्या कर रहे हैं? हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारत रत्न। भारत रत्न शुरू कब किया गया? 1954 में इनको शुरू किया गया। क्वेश्चन बनता है भारत रत्न दिए कब जाते हैं? तो बच्चा 26 जैन को भारत रत्न दिए जाते हैं। और जब हम पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं, पद्म अवार्ड्स यानी कि पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार कितने तरीके के पद्म पुरस्कार होते हैं? 3 तरीके के पद्म पुरस्कार होते हैं। पहला हमारा होता है पद्म विभूषण, दूसरा हमारा होता है पद्म भूषण, तीसरा हमारा होता है पद्मश्री, है ना। पहला आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद हमारा होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। तीसरा हमारा होता है पद्मश्री। ठीक है बच्चा। वैसे पद्म विभूषण जो है ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, पद्म भूषण इंडिया का थर्ड हाईएस्ट होता है और पद्मश्री की अगर हम बात करेंगे फोर्थ हाईएस्ट होता है। ये वाले जो है ना बच्चे ये अनाउंस होते हैं, अनाउंस, या अगर हम बात करते हैं तो इनकी घोषणा कब होती है? या तो 25 जैन को या 26 जैन को, 26 जैन को अनाउंस होते हैं। लेकिन ये अवार्ड दिए कब जाते हैं? तो याद रखेंगे मार्च और अप्रैल में एक समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। मार्च अप्रैल में ये वाले जो अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं, या तो मार्च में या अप्रैल में। हम फिलहाल भारत रत्न पढ़ रहे हैं तो हम आपको भारत रत्न के बारे में ही बताएंगे। तो भारत रत्न 1954 में शुरू हुए, 26 जनवरी को दिया जाता है। अब तक अगर मैं बात करूं तो 3 पर्सन्स को जो है वो भारत रत्न दिया गया था। अगर आप 1954 से काउंट करोगे कब तक? 2019 तक। तो 1954 से 2019 तक मैक्सिमम जो पर्सन्स रहे हैं, मैक्सिमम जो पर्सन्स रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न, ये केवल और केवल 3 पर्सन्स रहे हैं, 3 पर्सन, यानी कि केवल और केवल 3 व्यक्ति। लेकिन 2024 में बेटा हिस्ट्री क्रिएट हुई। अगर हम 2024 की बात करते हैं, 2024 में बच्चा 5 पर्सन है, 5 पर्सन है जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। पांचों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, हालांकि अब तो जीवित नहीं है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन और
कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, है ना। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिए जाते हैं। और इस बार आप सबको पता है नाम ही लेट अनाउंस हुए थे, तो इस बार 26 जनवरी को नहीं दिए गए थे, अलग से एक फंक्शन आयोजित किया गया था, उस फंक्शन में भारत रत्न दिए गए थे। आप सभी ने पॉलिटी पढ़ी होगी, से यस और नो? हाँ जी मैम, हमने पॉलिटी पढ़ी हुई है। तो अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया का फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन जिसको भारत रत्न मिलेगा वो कौन से नंबर पर आएगा? तो जिसे भारत रत्न मिलेगा इंडिया में उसकी पोजीशन हो जाएगी 7th, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्राथमिकता या प्रायोरिटी की, अगर हम बात करते हैं प्राथमिकता जिसको भारत रत्न मिला हो, भारत रत्न, तो जिसको भारत रत्न मिला हो वो प्रायोरिटी के बेस पर कौन से नंबर पर आएगा? 7th पर। लेकिन एग्जामिनर अगर तुम्हें 7th ए लिख के देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले नंबर पर कौन आएगा? राष्ट्रपति, यानी कि जो कि भारत का राष्ट्रपति है वो पहले नंबर पर है ना। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन होता है राष्ट्रपति। सेकंड की अगर हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है बेटा? जगदीप धनखड़। उसके बाद कौन आता है तीसरे पर? तो तीसरे पर आते हैं प्रधानमंत्री जी, यानी कि जो देश के पीएम होते हैं वो तीसरे पर आते हैं। चौथे नंबर पर कौन आएगा? तो जो राज्यों के गवर्नर होते हैं, जैसे अगर आप यूपी के हो तो आपके राज्य के गवर्नर कौन हो जाती है? आनंदीबेन पटेल, है कि नहीं है? आनंदीबेन पटेल वही है ना, बहुत सुंदर। तो आपके स्टेट का जो गवर्नर होगा वो इंडिया में 4th पोजीशन पर आएगा, ये बात आप याद रखना। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है या राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ये 4th नंबर पर आते हैं। राज्यों के राज्यपाल। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कभी पहले राष्ट्रपति रहा हो, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो भी होते हैं वो 5th नंबर पर आते हैं। 5A आप कह लीजिए या 5 का सब क्लॉज क कह लीजिए या A कह लीजिए। इसमें बेटा डेप्यूटी पीएम आते हैं। आपको याद होगा कि भारत के पहले डेप्यूटी पीएम या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि आज हमारे यहाँ पे डेप्यूटी पीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आज हमारे यहाँ पर उप प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6th नंबर पर कौन आता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस समय DY चंद्रचूड़ है। लोकसभा का स्पीकर भी किस पर आता है? 6th नंबर पर, जो कि इस समय कौन हो जाते हैं? ओम बिरला। उसके बाद 7th की अगर हम बात करेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको शायद याद होगा चिराग पासवान हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह हो गए, है कि नहीं? ये कैबिनेट मिनिस्टर है कि नहीं? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका स्थान आता है 7वां। लेकिन 7 में और भी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि राज्यों के सीएम जो आते हैं ये भी 7th पर आते हैं। उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन जो कि प्लानिंग कमीशन का होता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन की जगह पर तो अब हमारे पास नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? सुमन केवेरी। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आप यहाँ पर कर लीजिएगा, नीति आयोग, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। उसके बाद जो कभी फॉर्मर पीएम रहा हो ये भी 7th का आता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी 7th पर आता है। लेकिन हमें तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम पता होना चाहिए, तो भारत रत्न जिसको मिलेगा वो 7A पर आएगा।
सेकंड पे कौन आता है, थर्ड पे कौन आता है, फोर्थ पे कौन आता है, तो इस तरीके से। तो पहले नंबर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद पीएम आता है, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं या डेप्यूटी पीएम भी आप लोगों के 5 पर आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा का स्पीकर 7 पर आता है। साथ में बहुत सारे मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, है ना, सीएम हो गए राज्यों के। इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हो जाएगा, फॉर्मर पीएम हो जाते हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा हो गए। और 7A की अगर हम बात करते हैं तो जिसको भारत रत्न मिलता है वो 7A पर आता है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। शुरुआत करते हैं भारत रत्न की 1954। बेटा ये कंपलसरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है जैसे 2019 के बाद 2020 में किसी को नहीं दिया गया, 21 में किसी को नहीं दिया, 22 में किसी को नहीं दिया, सीधा 23 में दिया गया। लास्ट टाइम जो भारत रत्न दिए गए थे वो 2019 में दिए गए थे। 19 के बाद 20 में बेटा किसी को नहीं मिला, 21 में किसी को नहीं मिला, 22 में किसी को नहीं मिला, 23 में जो है वो किसी को नहीं मिला। सीधा कब मिला, तो सीधा मिला 2024 में। तो भारत रत्न हर साल नहीं दिए जाते, ठीक है। भारत रत्न जो है वो छोड़ छोड़ करके भी मिलते हैं। बेटा ऑप्शन 7 ही आएगा, 7A आपको नहीं मिलेगा। आप 7A टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं कि पहला जो भारत रत्न है ये किन 3 लोगों को दिया गया 1954 में, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सीवी रमन हो जाते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और जब हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मतलब बर्थ एनिवर्सरी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ टीचर्स डे के रूप में भी हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सीवी रमन आप सभी को पता है साइंटिस्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऐसा कहा जाता है कि साउथ में हिंदी ले जाने का जो क्रेडिट जाता है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाता है। क्या यानी साउथ में हिंदी को कौन लेकर के गए, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 3 नाम आप सबके सामने हैं जिनको 1954 में भारत रत्न मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सीवी रमन है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर, हमारे यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे यहाँ पे टीचर्स डे के रूप में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपके ये वन लाइनर वाले फैक्ट्स होते हैं, जैसे पहला पीएम कौन था, फर्स्ट फीमेल कौन थी, फर्स्ट फॉरेनर कौन हो जाते हैं, फर्स्ट संगीतकार जो है या फर्स्ट म्यूजिशियन कौन हो जाती है जिनको भारत रत्न दिया गया। तो ये जो वन लाइनर वाले फैक्ट्स होते हैं अब हम इनको रटेंगे, यानी कि हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले पीएम जिनको भारत रत्न मिला, तो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जिनको भारत रत्न मिला जवाहरलाल नेहरू, है ना, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए किसी भी स्टेट के पहले सीएम जिनको भारत रत्न मिला, तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को जो है वो भारत रत्न दिया गया। फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी हो जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला था। बेटा जब उनका टेन्योर समाप्त हो गया था तब उनको भारत रत्न दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको भारत रत्न मिला 1962 में, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा पहले व्यक्ति जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, यानी कि आफ्टर डेथ या जब वो पास अवे हो गए थे, तो आंसर क्या बन जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया कब, तो 1966 में। तो फर्स्ट पीएम कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। किसी भी स्टेट के पहले सीएम, यूपी के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत को जो है वो भारत रत्न मिला 1957 में। पहले प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, तो 1962 की अगर हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद को, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत पहली बार किसी को भारत रत्न किसको दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं तो पहली महिला कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को कब मिला, तो 1971 में। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जब आप विदेशी के बारे में पढ़ाते हो तो आप मदर टेरेसा का नाम क्यों नहीं लेते। बेटा मदर टेरेसा ने ना भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, है ना। तो जब मदर टेरेसा ने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली तो हम मदर टेरेसा का नाम नहीं पढ़ते। मदर टेरेसा को जो दिया गया वो 1980 में भारत रत्न दिया गया। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि पहले व्यक्ति, मतलब कि पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध कहाँ से हो जाता है, पाकिस्तान से। तो याद रखेंगे कि पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला बच्चे ये खान अब्दुल गफ्फार खान है ना। पहले विदेशी कौन हो जाते हैं, तो पहले विदेशी हो जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको 1987 में भारत रत्न मिला। पहले विदेशी, पहले विदेशी,
पहले विदेशी कौन होंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। हम लोग नेल्सन मंडेला टिक कर देते हैं, पर वाले नेल्सन मंडेला टिक नहीं करना है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। नेल्सन मंडेला 1990, हालांकि इनको नोबेल पीस प्राइज में मिल चुका है 1993 में नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को, ठीक है। कुछ बातें समझ आई? पहले पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी, किसी भी पहले पीएम प्रधानमंत्री। एक्चुअली आज 17 सितंबर है ना, तो मोदी जी का बर्थडे है और हम आज स्वच्छता पखवाड़ा बच्चों को पढ़ा रहे थे कि लाइक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, तो मेरे दिमाग में वही है। पहले पीएम की अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, जिनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद अगर पूछा जाए किसी भी स्टेट के पहले सीएम कौन हो जाते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत हो जाते हैं। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद पूछा जाए मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। पहली महिला कौन है जिनको भारत रत्न मिला? इंदिरा गांधी जी को। इसके बाद अगर पूछा जाए कि पहले विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करते हैं तो वो दूसरे विदेशी हो जाते हैं, है ना। नेल्सन मंडेला जो है ये दूसरे विदेशी हो जाएंगे। बाकी राजीव गांधी जी को 1991 में भारत रत्न मिला। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला, क्योंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग लता मंगेशकर टिक कर देते हैं, तो आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सिंगर कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो आंसर क्या बन जाएगा? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। लता मंगेशकर को बिस्मिल्लाह खान के साथ, और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे हो जाएगा? शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को कब दिया गया? 2001 में। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यही है कि पहली संगीतकार कौन है, या पहली म्यूजिशियन कौन हो जाती है, या पहली सिंगर कौन हो जाती है? तो भैया एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और लता मंगेशकर को तो 2001 में। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर, ये फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है सचिन तेंदुलकर। और ये सबसे युवा भारतीय हैं जिनको भारत रत्न मिला। सबसे युवा पर्सन है ये, सबसे युवा पर्सन, यानी कि सबसे यंगेस्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला, तो वो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना बच्चा। बहुत सुंदर। किसने कंफ्यूज कर दिया तुम्हें? बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो गए तुम्हें। चलिए, तो 1991 राजीव गांधी, 1997 एपीजे अब्दुल कलाम, 1998 एमएस सुब्बुलक्ष्मी, 2001 लता मंगेशकर, और 2014 में किसको दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अटल था, अटल हूँ, अटल रहूंगा। 25 दिसंबर को इनकी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको इंडिया में गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप लोगों ने क्या रखना है? ध्यान रखना है। और मैंने आपसे कहा था ना लास्ट 2019, और 2019 के बाद 2024 में भारत रत्न दिए गए, तो आप याद रखेंगे कि नानाजी देशमुख, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला। भूपेंद्र कुमार हजारिका, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला। और प्रणब मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में जो है वो भारत रत्न मिला। धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अटल था, अटल हूँ, अटल रहूंगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2019 में किसको मिला? तो श्री नानाजी देशमुख को, भूपेंद्र कुमार हजारिका को, या भूपेंद्र कुमार हजारिका भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, और प्रणब मुखर्जी। आते हैं लेटेस्ट डेटा पर 2024। 2024 में टोटल 5 लोगों को मिला है, हम आपको बता चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर हो जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं, चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन है, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन है? 50वें व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी,
50वें पर्सन जिनको भारत रत्न जो है वो मिला। और अब तक टोटल कितने लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका? अगर हम टोटल की बात करते हैं कि अब तक भारत में कितने लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका, तो बच्चा टोटल 53 लोग हैं। और जिनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए। और अगर मैं 53 लोगों की लिस्ट भी आपको दे दूं तब भी आप याद नहीं करोगे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस बात को, और तुम्हें लगता है कि नहीं मैम हमें जानना है, तो हम आपको कल करा देंगे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको क्या करा दिया, ये मैंने आप लोगों को जो है वो भारत रत्न वाला टॉपिक पढ़ाया। आपको ये समझ आया कि टोटल 53 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला। किसी तरीके का कोई प्राइज मनी जो है वो नहीं दिया जाता भारत रत्न में। साथ में अगर हम बात करते हैं तो भैया पहले 3 लोगों को दिया गया, फिर 2019 में 3 लोगों को दिया गया, लेकिन 2024 में 5 लोगों को जो है वो भारत रत्न दिया गया ना। बेटा विराट कोहली को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। विराट कोहली को भारत रत्न जो है वो अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आ जाता है पद्म अवार्ड्स। शुरू करें तो भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दैट इज पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण। और इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है बच्चा पद्म श्री। तो अब हम लोगों का जो डिस्कशन होगा वो पद्म अवार्ड्स के ऊपर होगा। शुरू करते हैं पद्म अवार्ड्स को कब शुरू किया गया, तो याद रखेंगे पद्म अवार्ड जो है वो 1954 में शुरू किए गए थे, यानी कि 1954 की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में इनको जो है वो शुरू किया गया। अब तक भारत में ऐसा कितनी बार हुआ है जब पद्म अवार्ड नहीं दिए गए, तो 1978 है, 1979 है, 1993 है और 1997 है। मतलब इन दरमियान जो है वो अराजकता हमेशा बनी रही, कुछ ना कुछ इंडिया में जो है वो कंट्रोवर्शियल होता रहा, और इस वजह से इन 4 सालों में जो है वो पद्म अवार्ड अनाउंस नहीं हुए। एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से ये डेटा जो है वो मैंने लिया है, ठीक है। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, वहां पर ये वाला डेटा जो है वो अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर। तो ध्यान दीजिएगा 1978 हो गया, 1979 हो गया, 1993 हो गया और 1997 हो गया। तो इसके अंतराल पर जो है वो पद्म अवार्ड नहीं दिए गए। बाकी मैंने आपसे क्या कहा, रिपब्लिक डे पर ये अनाउंस होते हैं, गणतंत्र दिवस पर ये अनाउंस होते हैं, ठीक है, डन है। बाकी दिए कब जाते हैं, तो मैंने क्या कहा कि ये दिए जाते हैं मार्च अप्रैल में। मार्च या अप्रैल में ये वाले जो अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं मार्च या अप्रैल में। डन। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए जो है वो दिया जाता है। कुल मिला के मेरे को तो एक लाइन समझ आती है कि भैया ये जो है वो देश सर्विस के लिए जो है वो दिया जाता है, जब आप देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, है ना। जब आप अपने नेशन के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हो तो तब आपको ये अवार्ड मिलता है। बट कुछ बच्चों की जिद होती है कि हमें पूरा डेटा चाहिए, तो पूरा डेटा ले लो। तो पद्म भूषण की बात करते हैं, उच्च कोटि की जो विशिष्ट सेवा होती है उसके लिए पद्म भूषण मिलता है। और पद्म श्री की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी विशिष्ट सर्विसेज होती हैं उनके लिए आपको पद्म श्री मिलता है। ओवरऑल मेरे को लगता है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरे पर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर आपका पद्म श्री आता है। तो चारों अवार्ड्स अगर आपको रट गए हो तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चारों अवार्ड आप लोगों को जो है वो याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पद्म अवार्ड्स होते हैं, हालांकि पहले के बैचेस में हमने ये डेटा नहीं पढ़ाया था, आपके बैच से डेटा को अपडेट किया है। तो ये जो पुरस्कार होते हैं वो सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कि आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, इसके अलावा एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, मेडिसिन का फील्ड हो गया, समाज सेवा हो गई, मतलब कि सोशल सर्विस हो गई, इसके अलावा साइंस और इंजीनियरिंग हो जाएगी, है ना। लोगों के लिए जब आप कोई कार्य कर रहे हो, सिविल सर्विसेज में आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो उन सारी सर्विसेज में आपको कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो पद्म अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। तो ये पद्म अवार्ड्स की क्या हो जाएंगी, कैटेगरी हो जाएंगी, ठीक है। इन कैटेगरीज में जो है वो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। ये अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो 1954 में 2 अवार्ड्स को शुरू किया गया था, एक तो भारत रत्न और दूसरा आपका पद्म अवार्ड। अब जो पद्म अवार्ड है उनको पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से जाना जाता था, यानी कि श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है ना अशोक चक्र का पुराना नाम क्या है, कीर्ति चक्र का पुराना नाम क्या है, शौर्य चक्र का पुराना नाम क्या है, तो वैसे ही अगर आपसे कभी पूछ ले कि पद्म विभूषण का पुराना नाम क्या है, पद्म भूषण का पुराना नाम क्या है, पद्म श्री का पुराना नाम क्या है, तो आप इस चीज के
विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बोलते हो ना, इनको पहले क्या कहा जाता था? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास वाले अवार्ड। बाद में इनका नाम चेंज हो गया। 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वो कर दिया गया, नाम इनका चेंज कर दिया गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं 2022 का कुछ अवार्ड। 22 के भी कराएंगे, 23 के भी कराएंगे और 24 के भी कराएंगे। तो जब हम लोग 22 की बात करते हैं तो 4 लोगों के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे राधेश्याम खेमका हो गए, कल्याण सिंह हो गए, विपिन रावत हो गए, प्रभा अन्य हो गए। क्योंकि विपिन रावत से क्वेश्चन आज भी एग्जाम में पूछ रहा है कि जनरल विपिन रावत को जो है वो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कब दिया गया। आपको पता है ना, भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। तो आप याद रखेंगे पद्म अवार्ड लिस्ट 2022। बेटा हम 2022 का डेटा भी करा रहे हैं आपको, ठीक है? 2022 का डेटा भी कराएंगे, 23 का भी कराएंगे, 24 का भी कराएंगे, ठीक है? 3 साल का डेटा करा रहे हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको पद्म विभूषण करा रहे हैं। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया कब? 2022 में। अब इन 4 लोगों के नाम क्या है? तो एक तो प्रभा अन्य हो जाती है, एक्चुअली में सिंगिंग से इनका संबंध है, अत्रे का। राधेश्याम खेमका, आपने गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में सुना होगा, जहां पर जो है वो गीता की बुक्स आप लोगों को देखने को मिलती है, राधेश्याम खेमका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल विपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कल्याण सिंह जी, तो कल्याण सिंह जी को जो है वो पद्म विभूषण कब दिया गया? तो मैम 2022 में, क्योंकि ये भारत के क्या रह चुका, भारत के नहीं यूपी के जो है वो फॉर्मर सीएम रह चुके। तो 2022 में कितने लोगों को? 4 लोगों को, ठीक है? प्रभा अत्रे है, उसके बाद राधेश्याम खेमका है, जनरल विपिन रावत है और श्री कल्याण सिंह जी को। उसके बाद अगर 2023 का डेटा हम लोगों से पूछे तो 2023 में एक तो बालकृष्ण दोषी है, जाकिर हुसैन है, एसएम कृष्णा है, दिलीप महालनोबिस है, श्रीनिवास वर्धन है और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो है ये भी क्या रह चुके हैं भैया? सीएम रह चुके हैं ना यूपी के 3 बार, मुलायम सिंह यादव जी। तो ये 2023 का डाटा है कि 2023 में 6 लोगों को जो है वो पद्म विभूषण दिया गया था। पहला नाम किसका आता है? बालकृष्ण दोषी का, आर्किटेक्चर से इनका संबंध है। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो तबला बजाते थे, तो पूछा जाएगा कि जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला। एसएम कृष्णा, सौम्या अली कृष्णा, इनका संबंध कर्नाटका से हो जाता है। दिलीप महालनोबिस 1971 जब बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था तब ओआरएस से इन्होंने क्या करे? लोगों की जान बचाई। श्रीनिवास वर्धन की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक है। आज आप लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो या प्रायिकता, जैसे प्रोबेबिलिटी एक सिक्के को उछाला जाए तो ये आने की प्रायिकता बताएं। तो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी, या जिसको प्रायिकता कहते हैं, संभाव्यता के नाम से भी आप जानते हो, मैथ। तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया श्रीनिवास वर्धन ने, है ना? और ये कहाँ के हो जाते हैं? अमेरिका के। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत क्या दिया गया? पद्म विभूषण जो है वो दिया गया। ये 2023 का लिस्ट है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है 2024 वाला डेटा। 2024 में आप याद रख सकते हैं 5, 17, 110 का रेशियो। जैसे मैंने तो बच्चों को रटा रखा था 5 + 17 + 110, तो टोटल कितने हो गए? 132, 132। 5 लोगों को जो है वो पद्म विभूषण मिला 2024 में, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला और 110 लोगों को बच्चा पद्मश्री दिया गया। तो 5, 17, 110, 5, 17, 110, 5, 17, 110, 5, 17, 110, है ना? 5, 17, 110। बाकी इनके नाम लिखे हुए हैं, अगर आपको इनके नाम नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं। जैसे एक नाम आ जाता है वैजंती माला का, एक नाम आता है पद्मा सुब्रमण्यम का। तो वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम हिंदी में हम लिख देते हैं वैजंती माला, वैजंती माला, यहाँ पे वैजंती माला लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको पद्मा सुब्रमण्यम लिखा हुआ मिलेगा, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। मैम इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल, भरतनाट्यम से इनका संबंध हो जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। और एक नाम आ जाता है चिरंजीवी का। चिरंजीवी जो है ये साउथ के एक्टर हैं, चिरंजीवी साउथ के एक्टर हो जाते हैं। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2017 में, वेंकैया नायडू। एंड एक नाम आता है बिंदेश्वर पाठक का, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक।
आपके घर में जो आप देखते हो ना जगह जगह टॉयलेट शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करें, तो वो इन्हीं की बदौलत है। बिंदेश्वर पाठक कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। जैसे पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते होंगे तो वहां लिखा होता है ना सुलभ शौचालय, लिखा होता है कि नहीं होता? जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर लिखा होता है सुलभ शौचालय। व्हाट आर आस्किंग नेम और टोटल नंबर, नेम और टोटल नंबर। बेटा देखो आस्किंग का मतलब तो यही हो गया कि 2024 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले। ओवरऑल कितने लोगों को मिले? 132 लोगों को, मतलब 132 पद्म अवार्ड जो है वो ओवरऑल दिए गए थे। 2 जो थे वो डीओ में थे। डीओ का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जैसे हस्बैंड वाइफ है एक तो, और 2 जो है वो शायद मेरे ख्याल से भाई है, तो 2 व्यक्तियों को 1 अवार्ड मिला है ना। जैसे 4 लोगों को 2 अवार्ड मिले, 2 को 1, 2 को 1। तो अगर आपसे पर्सन पूछेगा कि कितने पर्सन को मिला, तो पर्सन 134 है, पर्सन 134 है, लेकिन पद्म अवार्ड कितने हैं? 132, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है और भाई भाई है, तो इस वजह से। और ये नाम मैंने लिखे हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, क्योंकि आपका एग्जामिनर पद्म विभूषण से क्वेश्चन जो है वो मतलब लेता है, उठाता है वो, है ना। आपसे तो पूछ लेगा कि 2024 में वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है, बाकी सब तो जीवित थे, केवल एक बिंदेश्वर पाठक है। पूछा जाएगा कि वैजयंती माला को जो है वो 2024 में पद्म विभूषण मिला, इनका संबंध किस डांस से है? तो आप तुरंत कहोगे भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। चिरंजीवी कौन है? एक्टर। वेंकैया नायडू कौन रह चुके हैं? भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पद्म अवार्ड्स को देते हैं। उसके बाद ये कुछ पद्म भूषण की लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए रख रखी है ना। जैसे एक तो फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज है फातिमा बीवी। मिथुन चक्रवर्ती की अगर आप बात करोगे तो सिनेमा से इनका संबंध हो जाता है। यंग लियू ताइवान फॉक्सकॉन, मतलब जो फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की, तो उसके हो जाते हैं यंग लियू। और यंग लियू के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो एक दो नाम और आपके लिए है। जैसे राम नायक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। राम नायक यूपी के गवर्नर रह चुके हैं, है ना। और एक नाम मैंने बहुत देखा है, उषा उत्थुपकर। इनको भी कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको भी जो है वो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो एटलीस्ट पद्म विभूषण आप रख लेना, क्योंकि आपके लिए जरूरी है बेटा, है ना। पद्म विभूषण आप रख लेना, क्योंकि पद्म विभूषण आप लोगों के लिए जो है वो जरूरी है। गैलेंट्री अवार्ड सोच रहे हैं आपको कल करा दें, आज थक गए होंगे, हम आपको थोड़े से एमसीक्यूज कराते हैं, है ना, क्योंकि हर टॉपिक के साथ मैंने एमसीक्यूज ऐड करे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फटाफट शुरू हो जाओ और आंसर करो अप टू इनटू की स्पीड से। 134। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में कितने व्यक्तियों को, गैलेंट्री अवार्ड आपको कल करा देंगे बेटा। ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा फैक्ट बेस्ड है, आपको फैक्ट करने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप परेशान मत होइए, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे, पर मुद्दा ये है बेटा आप शिद्दत से पढ़ो। अब तुम्हारा मन है नहीं, तुम जबरदस्ती क्लास में बैठे हो, तो वो चीज थोड़ी सी दिक्कत होती है ना बेटा। चलो, तो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर 132 आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 134, लेकिन जिनका 134 आ रहा है मैं उनसे खुश हूँ। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था 5 + 17 + 110, तो टोटल पद्म अवार्ड्स कितने हो जाते हैं? पद्म अवार्ड्स टोटल कितने हो जाते हैं? तो टोटल पद्म अवार्ड्स हो जाते हैं 132। लेकिन यहाँ पर पूछा है पर्सन, देखो हाउ मेनी पीपल, इन्होंने पर्सन पूछा है, तो पर्सन कितने होंगे? 134। मैंने क्या कहा था, ये देखो श्री अली मोहम्मद और श्री घानी मोहम्मद, ये इनका संबंध म्यूजिक से है, राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। तो 2 व्यक्तियों को 1 पद्मश्री मिला है ना। ये कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्तियों को 1 पद्मश्री मिला है, 2 व्यक्तियों को 1 पद्मश्री मिला है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान। आपने बिहार के बारे में सुना होगा, बिहार की जो गोदना पेंटिंग है, GODNA, गोदना पेंटिंग, तो गोदना पेंटिंग को इन्होंने नया जीवन दिया है। तो इन दोनों को 1 पद्मश्री, इन दोनों को 1 पद्मश्री, तो पद्मश्री कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन पर्सन कितने
कितने हैं 4, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन गया यहाँ पे 134। तो आंसर को मतलब क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट है 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर बात हो रही है पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो कितनों को पद्म विभूषण मिला, तो मैं तो यही रटा हुआ है 5 17 110। 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, 110 लोगों को बच्चा पद्मश्री। और हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे इन्होंने पूछा है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो जब हम पद्म विभूषण की बात करेंगे तो कितने लोगों को मिला हुआ है 5 लोगों को। ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितने लोगों को मिला, 5 लोगों को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सेम वही लिख लो 5 17 110। 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, 110 लोगों को पद्मश्री। तो गलती से भी गुंजाइश ना हो। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पद्म भूषण पूछा है ना, पीपी पूछा है पद्म भूषण, और पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, 17 लोगों को मिला है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है 17। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, तो सेम वही लिख लो 5 प्लस 17 प्लस 110। बच्चे कहेगा आप रट लिया बस कर जाओ, थक गए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इन्होंने पद्मश्री तो पूछा है हमसे 110। बेटा क्यों ना, क्योंकि गलती मेरे से भी हो जाती है कभी कभी, तो इसीलिए मैं खुद ही इनको लिख करके याद करती हूँ कि भैया गलती से भी गलती ना हो। तो 110 हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलखंभ खेल से संबंधित है। यहाँ पे इसको कराने का मतलब ये था कि अगर हम लोग टोटल स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं इस बार, तो मेरे ख्याल से 7 स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको इस बार पद्मश्री दिया गया है। तो ये जो मलखंभ है ना, ये एमपी का गेम है। अगर हम मलखंभ की बात करते हैं, ये एमपी का है। और मलखंभ की अगर हम बात करेंगे तो उदय देश पांडे को जो है वो मलखंभ के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है। पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है, पद्मश्री। ठीक है, कौन सा अवार्ड हो जाएगा, पद्मश्री अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है उदय विश्वनाथ देश पांडे को। ठीक है, बाकी जोशना चिरप्पा का संबंध स्क्वैश से हो जाता है, इनको स्क्वैश के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य भरतनाट्यम के लिए 2024 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो मैंने आपको 2 नाम बताए थे, पद्म विभूषण, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, पद्म विभूषण, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है कहाँ का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। किस किस को मिला था, एक तो वैजंती माला है, वैजंती माला, और दूसरी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती और पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, वैसे तो ये सभी के सभी भरतनाट्यम से ही रिलेटेड है ना, चाहे लीला सैमसन हो, चाहे रुक्मणी देवी अरुंडेल हो। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम को एक नई पहचान दिलाई, चाहे बाल सरस्वती हो, लेकिन हमारा आंसर पद्मा सुब्रमण्यम होगा। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे, मरणोपरांत का मतलब होता है आफ्टर डेथ पद्म विभूषण किसको मिला। मैं देखती हूँ इस पे जिस बच्चे का आंसर आएगा उसका नाम मैं पक्का लूंगी। आफ्टर डेथ या मरणोपरांत किसको पद्म विभूषण मिला है, बेटा के चिरंजीवी तो जीवित हैं। डी आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट हर बच्चे का, मैं देख पा रही हूँ। बहुत सही, तो बिंदेश्वर पाठक एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। शिवम पासवान और शांति पासवान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। तो शिवम पासवान और शांति पासवान की अगर हम बात करते हैं, तो शिवम पासवान और शांति पासवान को, आपको याद है ना, फोक पेंटिंग, और पेंटिंग भी मैंने आपको कौन सी बताई है, गोदना पेंटिंग, गोदना पेंटिंग। और गोदना पेंटिंग कहाँ की हो जाती है, तो बच्चा गोदना पेंटिंग हो जाती है बिहार की, है ना, गोदना पेंटिंग बिहार की। ये मैंने आपको कराया नहीं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को जो है वो भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, तो 4 जनवरी 1952 को इनको शुरू किया गया। ये
कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 1950 में इनको जो है वो शुरू कर दिया गया था। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने नेशनल अवार्ड पढ़ा। कम समय में हमने बहुत डेटा कवर करने की कोशिश की। आज हमने टॉपिक जो कवर किया वो नेशनल अवार्ड्स वाला टॉपिक कवर किया। कल हम आपको गैलेंट्री अवार्ड भी कराएंगे और बाकी के जो अवार्ड्स हैं वो भी हम आपको कल करा देंगे। बाकी डे 1 जिस तरीके से आपका जोश, आपका जुनून रहा है, कोशिश करिएगा कि बाद में भी आपके अंदर वही जोश, वही जुनून रहे। हम आपको पूरा स्टैटिक कराएंगे बेटा, फिर कभी आपको कहीं से स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मामला यह है कि आप साथ दें, आप मेहनत करें मेरे साथ। आप मेहनत नहीं करोगे, मेरी मेहनत जीरो है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, 2 से 4 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, एक टैबलेट आप जरूर ले सकते हैं याद करने के लिए, DWM वाली। हर बैच में हर बच्चे को बताते हैं हम DWM। डी का मतलब होता है डेली रिवाइज करो, जो तुमने क्लास पढ़ी है उस क्लास को जीके जीएस में आप वीकली रिवाइज करो, है ना, और उसको आप मंथली रिवाइज करो। फिर देखो कैसे आप भूल जाते हो, बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, DWM को आप फॉलो करो। मुलाकात करते हैं अब आपसे कल 11 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक। मुलाकात करते हैं कल के सेशन में। बेस्ट ऑफ लक। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ PW के एप्लीकेशन पर, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। सुबह के 11 बज रहे हैं, हमारा एक बहुत प्यारा सा सेशन शुरू हुआ है स्ट्रेटेजी का। कल हम आपको पार्ट 1 करा चुके हैं, आज हम आपको पार्ट 2 कराएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे आने से पहले मेरा वेट कर रहे थे, बाकी तो कुछ लोग आते ही मेरे आने के बाद हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। बाकी हमेशा आप लोगों को एक ही लाइन बोलते हैं कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा, है ना, जो कोशिश करेगा, जो बार बार प्रयास करेगा, अर्थात आसमान उसी का होगा, यानी जीत उसी की होगी। शुरू करते हैं इसी थॉट के साथ अपने प्यारे से सेशन को। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बच्चे को जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे बेटा, मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमें पढ़ना और सीखना बहुत कुछ होता है और समय हमारे पास बहुत कम होता है। बहुत स्लो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सभी के एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद जितना मुझे समझ आया, जैसा मुझे समझ आया, मैंने अपने कंटेंट को उस दिशा में जो है वो तैयार किया है और बिल्कुल एकदम फ्रेश आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं इस पीपीटी के साथ। कोशिश यही करिएगा कि आप अपने जो नोट्स हैं वो आफ्टर क्लास बनाइएगा। साथ में मुश्किल है, आप रफ कॉपी में स्पीड में नोट्स जो है वो तैयार करिएगा। बाकी तो शुरू करते हैं। हालांकि कल वाली क्लास का एक छोटा सा रिव्यू हम लोग ले लेते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल हमारा जो सेशन हुआ था वो अवार्ड्स का हुआ था। मैंने आपको अवार्ड्स का लेक्चर 1 करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वो जरूर जाकर के देखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर पीडीएफ मिलती है करंट अफेयर की, उसको अगर आप डेली भी रीड करोगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपका जब भी कभी एग्जाम हो, बिफोर एग्जाम एटलीस्ट आप 3-4 महीने पहले भी करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। करंट और स्टैटिक, करंट आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को 2 की स्पीड से कर देता है। आप दुगुनी स्पीड के साथ चीजों को सोचना शुरू करते हैं, तो उसको भी आप लोग रीड किया करो। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने आपको अवार्ड्स का पार्ट 1 पढ़ाया था, अवार्ड्स और अवार्ड्स का पार्ट 1। आज हम अवार्ड्स का पार्ट 2 जो है वो कवर करेंगे। अवार्ड्स हमने शुरू किया था, अवार्ड्स वाला टॉपिक, अवार्ड्स। आज हम इसका क्या करेंगे, पार्ट 2। मैंने आपसे क्या कहा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। या जब हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करेंगे तो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा भारत
कब शुरू किया गया? 1954 में इसको जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। थर्ड हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पद्म भूषण। पद्म भूषण। एंड फोर्थ हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन होता है वो होता है आपका पद्म श्री। पद्म श्री। यहाँ तक हमारी चीजें हो गई थी। इवन मैंने आपको रेशो भी बताया था 2024 के जो पद्म अवार्ड्स थे, 2024 पद्म अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स, 2024 पद्म अवार्ड्स। कोई मेरे को रेशो बता सकता है 2024 के जो पद्म अवार्ड्स थे उनका रेशो? पद्म अवार्ड्स का जो रेशो है वो कोई मुझे बता सकता है कि कितने लोगों को 2024 में पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला? तो जब हम रेशो की बात करते हैं 517,110। ओ वाव, एक बच्ची है जिसका नाम है प्रिया, उसने मेरे को रेशो बता भी दे दिया। इसके बाद कोई अंसारी करके बालक है, उसने भी रेशो बता दिया। बहुत सुंदर बेटा। 5 + 17 + 110 इज इक्वल टू 132। क्या आप मुझे पर्सन्स बता सकते हैं? पर्सन्स कितने हैं जिनको जो है वो पद्म अवार्ड मिला? अगर हम पर्सन्स की बात करें तो प्लीज पर्सन्स के बारे में बताएं। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला, 110 लोगों को बच्चा पद्म श्री अवार्ड जो है वो दिया गया। तो अगर हम टोटल पर्सन्स की बात करेंगे तो पर्सन्स जो है वो कितने हैं, है ना? है 134, 134। बहुत सुंदर। 134, 134। एक बार हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं इस बार वाले जो भारत रत्न अवार्डीज हैं जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न बच्चा टोटल जो पर्सन है 2024 में वो हो जाते हैं 5%। और ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल कितने पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला है? 53। कब से कब तक? तो 1954 से लेकर के 2024 तक कितने लोग हैं जिन्हें भारत रत्न मिला? 50 लोग हैं। 50वें पर्सन कौन हो जाते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। कुछ नाम आपको बताते हैं जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को इस बार भारत रत्न मिला है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और एक नाम हमारे सामने आता है लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये हम आपको कल करा चुके थे, लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छा, इस बार एक खास बात और रही कि 5 ही लोगों को पद्म विभूषण भी मिला। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण 2024 कितने पर्सन को? 5% को, 5%। दो नाम आपको मैंने बताया था, एक तो वैजंती माला, वैजंती माला, वैजंती माला, और एक नाम था बच्चा पद्मा सुब्रमण्यम का, पद्मा सुब्रमण्यम। वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध कौन से क्लासिकल डांस से था? डांस आप मेरे को लिख के बता दो। वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम के चिरंजीवी, के चिरंजीवी, के चिरंजीवी। इसके अलावा बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक। और एक नाम आता है एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। यही 5 नाम आपको कराए थे मैंने। भरतनाट्यम हर बच्चे का आंसर आ चुका है। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा बालक? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको करा दी थी। प्रमोद भैया कल वाला सेशन देख लेना। कल वाले सेशन में ये सारी चीजें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एक रिव्यू दिया, और रिव्यू देने का मतलब अगर मैंने बोला
तो आपने सुना मतलब चीजें आपकी और अच्छे से रिकॉल हो गई। अगर आप नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला लेक्चर एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल बिल्कुल एकदम सही लिखे हो, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ जी, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। अब हम शुरू करते हैं गैलेंट्री अवार्ड। देखो, जो हमारा भारत रत्न था, पद्म अवार्ड थे, वो हम सिविलियंस को मिल रहे थे जिनका सेना के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब हम लोग गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं तो गैलेंट्री अवार्ड उनको दिया जाता है जिनका संबंध सेना से होता है। आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो जाती है, जैसे सीएपीएफ के अंतर्गत जो 7 फोर्सेस आती है, जैसे कि लाइक असम राइफल्स हो गया, है ना, आपका आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। मतलब आपके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आपके पास ड्रेस होनी चाहिए, तब आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। चाहे आपकी स्टेट की जो पुलिस वाली जो ड्रेस होती है, तो अगर आप सेना के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप देश के लिए यूनिफॉर्म में रह करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। गैलेंट्री अवार्ड में क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया, और एक बनता है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। ये दो क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है, परमवीर चक्र, लेकिन जब वो आपसे पीस टाइम की बात करेगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, अशोक चक्र। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करते हैं। बच्चा ध्यान दीजिएगा आप सभी के सभी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गैलेंट्री अवार्ड स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे, भारत सरकार ने पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड को शुरू किया, 3 गैलेंट्री अवार्ड्स को शुरू किया, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, वीर चक्र। आप याद रखना, गैलेंट्री अवार्ड को कब शुरू किया गया, 26 जनवरी 1950 को इनको जो है वो शुरू किया गया। लेकिन ये इफेक्ट में कब से माने जाते हैं बेटा, जब इनको शुरू किया ना उनसे पहले से ही ये इफेक्ट में माने जाते हैं। 1947 में ये बोल दिया गया था कि हम जो है वो गैलेंट्री अवार्ड देंगे। तो याद रखिए 15 अगस्त 1947 से ही ये जो है वो इफेक्ट में आ गए थे। लेकिन प्रॉपर देना कब से शुरू हुआ, तो देने की जो शुरुआत हो जाती है वो 50 से हो जाती है। तो हम जो डेट काउंट करते हैं वो 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट आपको कभी भी एक साथ नहीं मिलेगी। अगर 26 जनवरी 1950 लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको कभी भी 15 अगस्त 1947 नहीं मिलेगा, वो एक डेट आपको लिख करके देगा। आप 1950 याद रख लोगे, काम चल जाएगा, लेकिन पूरी डेट याद रखना, आधी अधूरी डेट मत याद रखना बच्चा। तो 26 जनवरी 1950 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। बाद वाले जो अवार्ड आए थे ना, उनको हम लोग जो है वो अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं मतलब जैसे पहले आपने भारत रत्न पढ़ा था, उसके बाद आपके जो है वो सेकंड वाले थे पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड को हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से जानते थे कि नहीं जानते थे। तो वैसे ही अगर हम गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं तो जो बाद में गैलेंट्री अवार्ड है उनको किस नाम से जाना जाता था, अशोक चक्र कैटेगरी 1, अशोक चक्र कैटेगरी 2 और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अशोक चक्र कैटेगरी 3। इनको कब शुरू किया गया, तो 4 जनवरी 1952 को इनको जो है वो स्थापित किया गया। वो जो पहले वाले थे वो तो 26 जनवरी 1950 को हो गए थे, लेकिन जो बाद वाले हैं ये कब आए, तो ये 4 जनवरी 1952 को जो है इनकी शुरुआत करेंगे भारत सरकार के द्वारा। और बाद में इनके नाम चेंज कर दिए गए। अगर आप लोगों को याद हो, जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। आप इसे कुछ इस तरीके से रिलेट करो। अगर आपसे पूछा जाए कि गैलेंट्री अवार्ड, देखो हम आपको लिख के बता, वैसे हालांकि इसमें सब सारी चीजें जो है वो पाई चार्ट में आप लोगों को अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। गैलेंट्री अवार्ड हिंदी में हम इनको कहते हैं वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि हाईएस्ट या भारत का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है, तब आप हमेशा परमवीर चक्र लगाना, परमवीर चक्र, परमवीर, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। लेकिन गैलेंट्री अवार्ड हमेशा दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है बेटा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड,
पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब वॉर टाइम का मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, युद्ध के दौरान, जब आप लड़ाई के समय प्रदर्शन कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो युद्ध के दौरान, वॉर के टाइम पर, तब कौन सा अवार्ड मिलता है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। सेकंड पर कौन सा आता है, महावीर चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र। और थर्ड पर कौन सा आता है, तो थर्ड पर आप लोगों का आ जाता है बेटा वीर चक्र, वीर चक्र, वीर चक्र। यहाँ पर अगर हम पीस टाइम की बात करते हैं, तो पीस टाइम में आपका जो हाईएस्ट होता है वो होता है अशोक, अशोक चक्र, अशोक चक्र। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और थर्ड हमारा जो होता है वो होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। इनके पुराने नाम बेटा बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर कभी लगाओगे आपको समझ आएगा कि इनके ओल्ड नेम क्या क्या है। तो अगर हम इनके ओल्ड नेम की बात करें, इनको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अशोक चक्र को पहले अशोक चक्र 1 कहा जाता था, अशोक चक्र 1। कीर्ति चक्र की अगर हम बात करते हैं तो इसको अशोक चक्र, अशोक चक्र 2 कहा जाता था। और जब हम शौर्य चक्र की बात करते हैं, अशोक चक्र, बेटा स्पेलिंग जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेना, अशोक चक्र 3 के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जाए कि अशोक चक्र 3 का नया नाम क्या है, शौर्य चक्र। अशोक चक्र 2 का नया नाम क्या है, कीर्ति चक्र। अशोक चक्र 1 का नया नाम क्या है, अशोक चक्र। क्वेश्चन अगर पूछे कि अशोक चक्र 1 का पुराना नाम क्या है, अशोक चक्र 1। कीर्ति चक्र का पुराना नाम क्या है, अशोक चक्र 2। शौर्य चक्र का पुराना नाम क्या है, तो अशोक चक्र 3। ये बात आप लोगों को क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है बेटा कि युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, या वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो परमवीर चक्र लगाना। लेकिन जब वो आपसे पीस टाइम की बात करेगा तब तुम आंसर क्या लगाओगे, तब तुम अशोक चक्र लगाओगे। अब इसी को हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये देखो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ जो आपके गैलेंट्री अवार्ड्स है उनकी कैटेगरी, मैंने क्या कहा कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा परमवीर चक्र। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड होता है दैट इज महावीर चक्र। ये तो मैंने कल वाले नोट्स में तुम्हें दिया था, तुम नालायक हो, तुमने पढ़ा नहीं होगा। हालांकि मैंने कल नोट्स आप लोगों को जो है वो अपलोड करा दिए थे चैनल पर बकायदा। तो याद रखेंगे परमवीर चक्र आपका जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हो गया, यानी कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। महावीर चक्र आपका जो है वो सेकंड हो जाता है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं
बात करेंगे शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। शांति के समय दिया जाने वाला, शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका अशोक चक्र होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कीर्ति चक्र आपका सेकंड पर आता है और थर्ड आपका आता है बेटा शौर्य चक्र। तो ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और पीछे आपने जो पढ़ा वो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब हम आ जाते हैं हमारे वाले जो अवार्ड्स हैं, कुछ मूवीज के अवार्ड। जैसे मूवीज में आप ऑस्कर अवार्ड पढ़ते हो, तो ऑस्कर अवार्ड तो फिल्म जगत का हाईएस्ट अवार्ड है, लेकिन वो पूरे विश्व में है। लेकिन अगर हम अपने भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो इंडिया के संदर्भ में जो अवार्ड मिलता है उसको कहा जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है बच्चा, बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी इस क्लास पे बहुत मेहनत करी है, मैंने इस अपने कंटेंट पे बहुत काम किया है, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। यकीन मानो बेटा, जो बच्चे सिर्फ कमेंट सेक्शन में यहाँ वहाँ बकवास कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस बात पे लिटरली स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि पढ़ना और सीखना बहुत कुछ होता है, समय बहुत कम होता है। तुम्हें आदत हो गई है टाइम पास की, है ना, बीच बीच में शायरियाँ होनी चाहिए, बीच बीच में चुटकुले होने चाहिए, बीच बीच में तुम्हारा मनोरंजन होना चाहिए। बेटा जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होते हो ना, तो शायरी, चुटकुले, मनोरंजन ये सब के सब मायूसी में बदल जाते हैं। इस बात को तुम समझो। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये मानती हूँ कि तुम्हारे लिए नया है, तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए डिफरेंट है, पर बच्चे तुम्हें खुद पर मेहनत खुद करनी होगी। मैंने अब तक किसी बैच में ये सारी चीजें नहीं दी, लेकिन तुम्हारे प्रीवियस ईयर को लगाने के बाद मैंने अपने डेटा को, अपने कंटेंट को अपडेट किया। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। जब मेरी मेहनत की कदर तुम नहीं कर रहे हो बेटा, तो तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनर तुम्हारी मेहनत की कदर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा बेटा, समझो। उस समय जब वहां बैठे होंगे तुम्हें चीजें नहीं समझ आएगी बालक। मेरे को बिल्कुल एंटरटेन करना नहीं आता है स्टूडेंट को, पर मुझे ये पता है कि उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसको वो दे सकती हूँ। आप नहीं समझोगे बेटा, आपका नुकसान है। आ जाओ पढ़ते हैं, मुस्कुराओ। आप स्टैटिक जीके की क्लास में हैं। चलिए बालक शुरू करते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय सिनेमा का ये एक हाईएस्ट अवार्ड है। हमारे यहाँ की जो मूवीज होती हैं उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है। पहली प्राप्तकर्ता कौन है? देविका रानी। न जाने 36 बार पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो फर्स्ट फीमेल है उनका नाम क्या हो जाता है? देविका रानी। और इनको कब दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बालक? तो 1969 में इनको जो है वो दिया गया। ठीक है, तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हो जाती है? देविका रानी, 1969। मैम नोट्स कैसे बनाए? कुछ नहीं करना, दादा साहेब फाल्के का इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, 1969 में शुरू किया गया। देविका रानी को जो है पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और सबसे प्यारा क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो जब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो लिटरेचर के फील्ड का ये अवार्ड हो जाएगा। साहित्य के फील्ड का, जब आप बुक्स वगैरह लिखते हो ना, तो उसमें ये वाला अवार्ड मिलता है। इसमें जो इनाम की राशि होती है वो 21 लाख। आपको अलग अलग जगह पर, कहीं पर 11 लाख मिलेगी, कहीं पर 17 लाख मिलेगी, पर आप एक्चुअल साइड पे जाओगे आपको 21 लाख रुपए ही इसका जो है वो प्राइस मनी दिखेगा। कि इसका प्राइस मनी कितना होता है? 21 लाख रुपए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में। अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत 1961 में हुई, लेकिन पहली बार ये दिया कब गया? तो पहली बार ये 1965 में दिया गया था। पहला पुरस्कार 1965 में, शुरुआत 1961 में, लेकिन पहला पुरस्कार कब दिया गया? 1965 में। प्राइज मनी कितनी होती है? तो 21 लाख रुपए इसका जो होता है वो प्राइज मनी होता है। अच्छा, पहले प्राप्तकर्ता कौन है? जिनको ज्ञानपीठ, हालांकि इसको हिंदी वाले ज्ञानपीठ पढ़ते हैं, बट इसको ज्ञानपीठ के नाम से जाना जाता है। ज्ञानपीठ के नाम से, ज्ञानपीठ नहीं बोलते, ज्ञानपीठ इसको जो है वो बोलते हैं। तो पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला ये जी शंकर ग्रुप को मिला 1965 में, मलयालम लैंग्वेज के लिए। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज के लिए या मलयालम भाषा के लिए। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हो जाते हैं? जी शंकर ग्रुप, 1965। पहली महिला, भयंकर पूछा जाने वाला प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट फीमेल कौन हो जाती है? आशापूर्णा देवी। ये बंगाल की हो जाती है, यानी कि इनका संबंध जो हो जाता है वो बंगाली लिटरेचर से हो जाता है, बंगाली साहित्य से इनका संबंध हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पाने वाली जो फर्स्ट फीमेल है बच्चा 1976
2013 से इसकी शुरुआत हो गई और 2019 में ये अमिताभ घोष को जो है वो दिया गया। तो हमें यहाँ से समझ आया कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितने लैंग्वेज में हो गया, 22 तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस एक की अगर हम बात करते हैं तो एक कौन सी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो टोटल कितने लैंग्वेजेस हो जाती हैं, तो टोटल लैंग्वेजेस हो जाती है 23। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी लैंग्वेज में मिलता है, तो 23 आप लोगों ने जो है याद रखना है। 23 लैंग्वेज में जो है वो मिलता है, 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और एक की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश वाला जो ज्ञानपीठ है ये 2013 में जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन पहली बार 2019 में अमिताभ घोष को जो है वो दिया गया। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक तो ज्ञानपीठ और एक साहित्य। हालांकि पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी लैंग्वेज में, 23 में, लेकिन जब हम साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो बच्चा ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। प्लस अगर हम बात करेंगे 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 24 लैंग्वेजेस हो जाते हैं। 22 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक की अगर हम बात करते हैं राजस्थानी, और ये वाली एक लैंग्वेज कोई मेरे को बता सकता है कि कौन सी वाली लैंग्वेज है। हाँ जी, तो अगर हम लोग बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये कितनी लैंग्वेज में मिलता है, राजस्थानी तो मैंने आपको बता दिया है ना, लेकिन अगर हम साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो ये कितनी लैंग्वेज में मिलता है, चलो 24 लैंग्वेज तो सभी आंसर दे रहे हैं बेटा, 24 तो सभी आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो एक लैंग्वेज कौन सी है। हाँ जी, एक तो राजस्थानी हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाती है, इंग्लिश। चलो तो एक तो आपकी क्या हो गई, राजस्थानी, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है बेटा, हिंदी तो तुम्हारी कैसी बातें कर रहे हो तुम, है। चलो तो 22 और एक अगर हम बात करते हैं इंग्लिश, ठीक है, तो टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई, 24। कौन से फील्ड में मिलता है, लिटरेचर के फील्ड में जो है ये दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है हमारे यहाँ का, यानी ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड है। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करते हैं तो 1955 में हिंदी श्रेणी में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। हालांकि 1954 में इसको शुरू किया गया, 1955 में ये किसको दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी श्रेणी में ये जो अवार्ड है वो दिया गया। तो पूछा जाए कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, कब, 1955 में। इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1954 में इसकी जो वो शुरुआत होती है। उसके बाद 3 अवार्ड्स हम आपको बैक टू बैक पढ़ा देते हैं। जैसे 3 अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बात है 1991 की, 1991, तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 अवार्ड्स को शुरू किया गया, 3 अवार्ड्स। ये 3 अवार्ड्स को कौन कौन से जाते हैं, तो एक तो हो जाता है हमारा सरस्वती अवार्ड या सरस्वती सम्मान। दूसरा हमारा हो जाता है व्यास सम्मान, और तीसरा हमारा हो जाता है बिहारी सम्मान या बिहारी अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, बिहारी अवार्ड, ठीक है बेटा। ये जो बिहारी अवार्ड है ये एक्चुअल में ना हिंदी और राजस्थानी के जो राइटर होते हैं, यानी कि लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी प्लस राजस्थानी, के जो मतलब बुक्स के ऑथर होते हैं उनको ये दिया जाता है। आपकी एक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, राजस्थानी, और दूसरी आपकी हिंदी, या तो आपका जो बुक है आपने जो लिखा है वो हिंदी या राजस्थानी में होना चाहिए। आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट में इन अवार्ड्स को पढ़ा होगा जब आप हिंदी विषय पढ़ते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर क्या हो जाते हैं, अवार्ड्स हो जाते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो यही है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। लिखा है ना मैंने, 1991 में शुरू किया गया। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला अवार्ड हो जाता है हमारा सरस्वती सम्मान, 1991 में इसको शुरू किया गया। पहला अवार्ड किसको दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को। ये अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो पूछा जाए कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला, तो पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को जो है वो दिया गया।
अच्छा, इसमें प्राइज मनी कितना मिलता है? तो 15 लाख रुपया इसमें जो है वो प्राइज मनी मिलता है। एक शॉल मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक सिंबल मिलता है। लेकिन अगर हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो प्राइज मनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे प्राइज मनी 1991 में शुरू किया गया। हरबंश राय बच्चन पहले प्राप्त करता है। प्राइज मनी कितना हो गया? 15 लाख। बात खत्म, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने का। व्यास सम्मान की बात करते हैं, 1991 में इसको शुरू किया गया और ये भी आपका लिटरेचर का ही अवार्ड हो जाएगा। साहित्य के लिए ही दिया जाता है ये वाला अवार्ड भी। लेकिन इसका प्राइज मनी कितना हो जाता है व्यास सम्मान का? तो व्यास सम्मान का प्राइज मनी हो जाएगा 4 लाख रुपए। वहां पे 15 लाख का सरस्वती का, यहाँ पर अगर हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइज मनी कितना हो गया? 4 लाख। तो व्यास सम्मान 1991 में शुरू किया गया, लिटरेचर का अवार्ड है। प्राइज मनी कितना हो गया? तो प्राइज मनी हो गया 4 लाख रुपए। पहला व्यास सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और जब हम रामविलास शर्मा की बात करते हैं तो भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए, यानी कि इनकी बुक है और इस बुक का नाम क्या हो जाता है? तो भारत की प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए इनको जो है वो बुक दिया गया, एंशिएंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड हिंदी। लेकिन इसमें हिंदी में ही याद करना, भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए इनको दिया गया। चित्रा मुद्गल को लेकर के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चित्रा मुद्गल, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पहली महिला कौन है जिनको व्यास सम्मान दिया गया, तो बेटा चित्रा मुद्गल जो है वो व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाती है। तो चित्रा मुद्गल का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। डन है? बहुत सुंदर। तो याद रखते हैं चित्रा मुद्गल, इनको व्यास सम्मान जो है वो दिया गया। और जब हम चित्रा मुद्गल की बात करते हैं तो व्यास सम्मान पाने वाली ये कौन हो जाती है बेटा? तो ये पहली भारतीय हो जाती है। आप चाहे तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि चित्रा मुद्गल को जो है वो व्यास सम्मान कब दिया गया, है ना? अगर आप में से कुछ बच्चे बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं कि चित्रा मुद्गल को जो है वो व्यास सम्मान कब दिया गया। अगर आप करंट से थोड़े भी रिलेट है ना तो आपको पता होगा कि 30वां व्यास सम्मान किसको मिला, 29वां व्यास सम्मान किसको मिला। लाइक इस तरीके से हमारे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। चित्रा मुद्गल 2003, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? चित्रा मुद्गल, हाँ जी। तो चित्रा मुद्गल की अगर हम बात करते हैं तो इनको 2003 में जो है वो व्यास सम्मान दिया गया। तो पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाती है? तो चित्रा मुद्गल। कब दिया गया? 2003 में इनको दिया गया। लास्ट है हमारा बिहारी सम्मान, और बिहारी सम्मान की स्थापना 1991 में होती है। यह वार्षिक पुरस्कार किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी भाषा में कोई भी कृति है, कोई भी बुक है, उसके लिए दिया जाता है। लैंग्वेज यहाँ स्पेशली याद रखना, हिंदी या राजस्थानी लैंग्वेज, दो लैंग्वेज यहाँ पर है, या तो हिंदी लैंग्वेज है या राजस्थानी लैंग्वेज है। और इसमें जो प्राइज मनी मिलता है वो कितना मिलता है बेटा? हाँ जी, प्राइज मनी यहाँ पर कितना मिलता है? तो 2.5 लाख यहाँ पर जो है वो प्राइज मनी मिलता है। ये बात आपने याद रखना है। 2.5 लाख रुपए यहाँ पर जो है वो प्राइज मनी मिलेगा। लैंग्वेज जो होनी चाहिए आपकी किताब की वो या तो हिंदी होनी चाहिए या राजस्थानी, उनको बिहारी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। प्राइज मनी कितना हो गया? 2.5 इसका प्राइज मनी हो गया। ये है बिहारी पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था 1991 में। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो प्रसिद्ध कवि जयसिंह नीरज को उनकी काव्य रचना धनी का आदमी के लिए 1991 में प्रथम बिहारी पुरस्कार जो है वो दिया गया। तो पहला बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? तो पहला बिहारी पुरस्कार धनी का आदमी के लिए किसको दिया गया? जयसिंह नीरज को दिया गया। लेकिन ये जो लेटेस्ट वाला है ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसे आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हरदा ने अपनी पुस्तक पंचरंग चोला पर्वत साखी, इसके लिए जो है वो जीता। और इस बुक का नाम बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि ये जो बुक है वो किसकी है? पंचरंग चोला पर्वत साखी, पंचरंग चोला पर्वत साखी। और इसके लिए 2022 का जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया माधव हरदा को। माधव हाडा में लिखा हुआ मिलता है और माधव, हाँ माधव हाडा भी लिखा हुआ मिलता है और माधव हरदा भी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो जयसिंह नीरज को उनकी काव्य रचना धनी का आदमी के लिए 1991 में पहला बिहारी पुरस्कार मिला और 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला? माधव हरदा को। माधव हरदा को। नेक्स्ट हमारा आता है वाचस्पति सम्मान। पूछा जाता है कि वाचस्पति सम्मान जो है वो किसके लिए दिया जाता है? ये लिटरेचर का ही अवार्ड है बट संस्कृत के लिए। जब हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करते हैं तो वाचस्पति अवार्ड जो है ये संस्कृत के लिए जो है वो दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है? 1991
2021 से इसकी जो है वो शुरुआत। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर, डन है। तो वाचस्पति पुरस्कार, जब क्वेश्चन देखोगे बेटा अच्छा तुम्हें तब लगेगा जब तुम प्रीवियस ईयर लगाओगे। तुमने प्रीवियस ईयर देखे नहीं है तो मुंह उठा के आ गए हो बेंच में पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कहाँ समझ आएगा। और तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ नाचे थोड़ी, शीला शीला की जवानी है ना, इसे डांस थोड़ी ना करके देखना है तुम्हें, मजा नहीं आ रहा। देख रहे हो तुम टिकटॉक पे आए हो, इंस्टाग्राम पे आए हो या यूट्यूब पे आए हो, कजरारे तेरे कारे नैना है, नाच करके दिखाए तुम्हें। चलो, तो वाचस्पति सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो भैया वाचस्पति सम्मान जो है ये किसमें दिया जाता है, ये संस्कृत लिटरेचर के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत साहित्य के लिए वाचस्पति अवार्ड जो है वो दिया जाता है। आपको जो स्टेट गवर्नमेंट के पर्टिकुलर अवार्ड है जो आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से अवार्ड होते हैं। जैसे कबीर पुरस्कार है तो लिटरेचर का, लेकिन ये एमपी सरकार के द्वारा जो है वो मेनली दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कबीर सम्मान जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो एमपी सरकार। तानसेन की अगर हम बात करते हैं तो तानसेन सम्मान जो है ये एमपी सरकार ही देती है। अगर आपने तानसेन संगीत समारोह के बारे में सुना होगा, है ना, जो ग्वालियर में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तानसेन संगीत, हाँ है ना, तानसेन संगीत समारोह की बात करेंगे, डन है। तो तानसेन संगीत समारोह आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो देती है। हाँ, अगर आप बात करोगे सोशल सर्विस की या लिटरेचर में कहीं पर भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कबीर पुरस्कार मिलता है। भारत भारती पुरस्कार ये बहुत पूछा जाता है, ये यूपी सरकार का है और ये लिटरेचर का अवार्ड है, भारत भारती पुरस्कार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत भारती पुरस्कार कौन सी स्टेट का हो जाएगा, है ना, तो भारत भारती की अगर हम बात करते हैं तो ये यूपी सरकार का है और ये लिटरेचर का अवार्ड है। तानसेन पुरस्कार जो हो जाएगा वो एमपी सरकार का हो जाएगा और कबीर पुरस्कार जो है वो सोशल सर्विस में मिलता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो एमपी सरकार के द्वारा कबीर पुरस्कार भी जो है वो दिया जाता है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे, अभी हम आगे चल करके आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, है ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में। चलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बेटा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो अलग है। तो पूछा जाए कि खेल के कैटेगरी में जो हमारे यहाँ पर एक हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो कौन सा है, तो वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो याद रखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1991 में इसको शुरू किया गया। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, विश्वनाथन आनंद को 1992 में। और जब हम विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं तो इनका संबंध किससे हो जाता है, चेस, शतरंज खेलते हैं ये, चेस शतरंज। पूछा जाता है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान किसको दिया गया, तो याद रखेंगे विश्वनाथन आनंद को। और विश्वनाथन आनंद को कब दिया गया, 1992 में। लेकिन पूछा जाए कि पहली फीमेल कौन है, तो याद रखेंगे पहली फीमेल कौन हो जाती है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे हो जाएगा, आतोलन से, बताओ कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे हो जाता है। 1995 में इनको जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, है ना बेटा। हाँ, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध हो जाएगा, भारोत्तोलन से, वजन उठाने का जो है ये इनका संबंध हो जाएगा स्पोर्ट्स से। तो अगर हम लोग बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका प्राइज मनी कितना होता है, अगर हम प्राइज मनी की बात करते हैं, प्राइज मनी बेटा 25 लाख रुपया इसका प्राइज मनी है। पहले 7 लाख रुपया हुआ करता था, अब इसको जो है वो बढ़ा करके 25 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया है, 25 लाख रुपए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 में शुरुआत होती है। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद है, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन हो जाती है, कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यानचंद पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो इसको 2002 में शुरू किया गया था, ये भी स्पोर्ट्स में मिलता है, ये भी खेल में मिलता है। बेटा यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने आगे पीछे इनको लिख लिया। मेजर ध्यानचंद पूछेगा तो 1991 में, और सिर्फ ध्यानचंद आपसे पूछेगा तो 2002 में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 2002 से इसकी जो है वो शुरुआत होती है, किसकी, तो ध्यानचंद पुरस्कार की। चलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की साइड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो मेनली कोचेस को मिलता है, जो मतलब प्लेयर्स को जो ट्रेन करते हैं या प्लेयर्स को जो चीजें
सिखाते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। पूछा जा चुका है कि द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई। इसको कब शुरू किया गया, 1985 में शुरू किया गया। द्रोणाचार्य जो कोचेस होते हैं ना उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, कोचेस, ठीक है, बहुत सुंदर। तो कोचेस को जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, तो ये भी स्पोर्ट्स में ही दिया जाता है। और जब आप अर्जुन पुरस्कार की बात करोगे, इसको कब शुरू किया गया, 1961 में अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया, वर्ष 1961 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछा जाता है कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो साइंस की कैटेगरी में, यानी कि विज्ञान की कैटेगरी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कभी कभी ना आपको सिर्फ भटनागर पुरस्कार भी लिख करके देता है, तो अगर बेटा दोनों स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं, बस दोनों की शुरुआत जो है वो अलग अलग है ना, और उसमें क्राइटेरिया कुछ अलग है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को शुरू किया गया था, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया, और ध्यानचंद अवार्ड तो 2002 में शुरू हुए थे, ठीक है। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज किया गया है, सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है वो चेंज किया गया है। तो पुराना नाम पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और नया नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा अगर तुम पढ़ रहे हो तो। आ जाओ अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, तो अर्जुन पुरस्कार को कब शुरू किया गया, 1961 में इनको शुरू किया गया। और जब हम शांति स्वरूप भटनागर की बात करते हैं, तो शांति स्वरूप भटनागर की अगर हम बात करेंगे, तो बेटा ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान के फील्ड में। जो वैज्ञानिक होते हैं ना उनको दिया जाता है विज्ञान के फील्ड में, है ना, साइंस के फील्ड में। उसके बाद पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया, तो 1958 में ये वाला अवार्ड जो है वो दिया गया। अच्छा यहाँ पे जो अवार्ड है इनमें आपका मतलब एक्सेप्शन हो सकता है। एक्सेप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं पर आपको 57 लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पर आपको 58 लिखा हुआ मिलता है, तो इर्द गिर्द कभी भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे। 58 वैसे आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, डन है, बहुत सुंदर। तो याद रखेंगे शांति स्वरूप भटनागर का संबंध किससे हो जाएगा, तो बेटा ये विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी जो जैसे भगवान जो होते हैं ना, तो भगवान के भी डॉक्टर थे धन्वंतरी। तो आप लोग धनतेरस सेलिब्रेट करते हो कि नहीं करते, तो वो इसीलिए सेलिब्रेट करते हो। धनतेरस का जो फेस्टिवल होता है ना, दिवाली से पहले वाला जो फेस्टिवल होता है, तो पूछा जाता है कि धन्वंतरी फेस्टिवल मतलब जो अवार्ड है ये किस कैटेगरी में जो है वो दिया जाता है। क्या ये खेल से संबंधित है, क्या ये चिकित्सा से संबंधित है, क्या ये साइंस से संबंधित है, क्या ये मैथ से संबंधित है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है, तो बच्चे ये मेडिसिन से संबंधित है। धन्वंतरी अवार्ड की जो शुरुआत होती है वो 1971 में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा, चिकित्सा से, मेडिसिन से, ठीक है बच्चे। बोरलॉग पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर इस अवार्ड को शुरू किया गया, और जो बोरलॉग पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है, मेडिसिन से है, एग्रीकल्चर से है, मूवीज से है, लिटरेचर से है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोरलॉग पुरस्कार का संबंध या बोरलॉग अवार्ड का संबंध किससे हो जाएगा, एग्रीकल्चर से, है ना। अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से। उसके बाद हम अदर अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। आपने पुलित्जर और प्रित्जकर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये जर्नलिज्म की कैटेगरी में दिया जाता है जब आप पत्रकारिता करते हैं, और जब हम प्रित्जकर की बात करते हैं तो वो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, आपके जो हेरिटेज साइट बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट को कौन सा अवार्ड मिलेगा, प्रित्जकर। लेकिन अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हाँ जी बताइए कैसा रहा आपका एसएससी जीडी का एग्जाम, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना टीचर भी आपके जो है वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो जो जर्नलिज्म के फील्ड में जो अवार्ड मिलता है उसको क्या कहा जाता है, पुलित्जर कहा जाता है। पत्रकारों को मतलब पत्रकार जो होते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हो गए, रविश कुमार हो गए, तो ये जर्नलिस्ट ही तो है। तो पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे, तो भैया पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। शुरुआत कब होती है, 1917 में इसकी जो है वो शुरुआत होती है, लेकिन इसमें भी
बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को एनालिसिस किया जाता है कि कौन शिद्दत से अपने काम को कर रहा है, किसने पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को जो है वो निभाया है, अपने काम को किया है। तो याद रखेंगे 1917 में यूएसए के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसकी जो है वो शुरुआत हुई है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जोसेफ पुलित्जर इनका संबंध कहाँ से है? यूएसए। यूएसए बोला जाए तो अमेरिका से इनका संबंध हो जाएगा। प्रथम भारतीय जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला तो नाम इनका हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। कब मिला? तो 1937 में इनको जो है वो पहला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में इसकी शुरुआत हो जाती है और पहले भारतीय कौन हो जाते हैं? तो गोविंद बिहारी लाल जो है वो पहले भारतीय हो जाते हैं। अब हम पुलित्जर की बात करते हैं तो इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। जैसे मैथ का नोबेल किसको कहा जाता है? एबल को। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि भैया वास्तुकला का या आर्किटेक्चर का नोबेल किसको कहा जाता है? तो आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है बच्चा किसको? प्रित्जकर पुरस्कार को। प्रथम पुरस्कार 1979 फिलिप जॉनसन को जो है वो दिया गया 1979 में। अब ये जो फिलिप जॉनसन है ये वॉशिंगटन डीसी में बनाए गए ग्लास हाउस के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला। 1979 में इसकी शुरुआत होती है और 1979 में जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया? फिलिप जॉनसन को। और फिलिप जॉनसन की अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंगटन डीसी में बनाए गए ग्लास हाउस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। मेरे को आपको सिर्फ इतना बताना था कि पुलित्जर जो है ये जर्नलिज्म में मिलता है और प्रित्जकर की अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर में मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। डन है? बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिक इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत जगत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? संगीत जगत का हाईएस्ट अवार्ड, संगीत जगत का सर्वोच्च सम्मान, यो यो हनी सिंह। संगीत जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? तो बच्चा ये हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। म्यूजिक इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड है ये। म्यूजिक इंडस्ट्री से इसका संबंध हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड का, जिसको ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है ना? बहुत सुंदर। तो ग्रैमी अवार्ड को ही ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका जो बेसिक नाम होगा या इसका जो मूल नाम होगा वो हो जाता है ग्रामोफोन पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है किसके द्वारा? तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा हर साल इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है ये किससे संबंधित है? तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंधित हो जाएंगे। पहले भारतीय, आपको मुझे ढूंढ के बताना है कि ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई। अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो ये आप मुझे ढूंढ करके बताइएगा, बाकी कल हम तो आपको आंसर देंगे। ग्रैमी अवार्ड को कब शुरू किया गया? पहले भारतीय कौन हो जाते हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला? पंडित रविशंकर, सितार के पंडित। इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाता है? सितार। और पहली भारतीय महिला अगर आप लोगों से पूछ ले तो बेटा तन्वी शाह 2010 में इनको जो है वो ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है 1968 में, इनका एक एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट, इसके लिए इनको 1968 में मिला। और जब हम पहली भारतीय की बात करते हैं तो बेटा तन्वी शाह को ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया? तो तन्वी शाह को ग्रैमी अवार्ड जो है वो 2010 में दिया गया। बाकी अगर हम बात करते हैं कि 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला, आप यहाँ से जो है वो अपने एग्जाम का क्वेश्चन निकाल सकते हो कि 2024 में इनका एडिशन कौन सा था या इनका संस्करण कौन सा था। तो 2024 में इनका 66वां वाला एडिशन था, 66वां एडिशन था, 66 वाला ग्रैमी अवार्ड दिया गया 2024 में। क्या किसी भारतीय को भी मिला है? हाँ जी बेटा, 5 भारतीय हैं। इन 5 भारतीयों के नाम आपको पढ़ करके बता देते हैं। जैसे तबला वादक है जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक है राकेश चौरसिया, गायक है शंकर महादेवन, वायलिन वादक है गणेश राजगोपालन और ताल वादक हो जाते हैं विनायक राम। डन है? ताल वादक कौन हो जाएंगे? विनायक राम। तो वैसे पांचों के नाम आप मत याद रखना, आप इतना याद रख लेना कि 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो 5 भारतीय
जाकिर हुसैन का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो जाएगा बेटा? तो जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा किससे? तबला से, यानी कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। रेमन मैग्सेस अवार्ड हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, यानी कि कल हम आपको रेमन मैग्सेस पढ़ाएंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, जरा शुरू हो जाओ सभी के सभी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है? पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला है, मतलब पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जी शंकर कुरुप है, उमाशंकर जोशी है, दामोदर माउजो है, या जगत गुरु रामभद्राचार्य। आज आपने जितने भी अवार्ड्स पढ़े हैं, कल उन सारे अवार्ड्स के एमसीक्यूज कराएंगे, लेटेस्ट एमसीक्यूज, करंट बेस्ड आपके जो लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं वो हम आपको कल कराएंगे, ठीक है बच्चा? बहुत सुंदर। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन हो जाते हैं, तो आंसर हम लोगों का ऑलमोस्ट सभी का ठीक आ रहा है। अगर हम पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या बन जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है, ऑप्शन जितने लोग दे रहे हैं क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? लगा दूं ऑप्शन है? चलिए बालक, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जी शंकर कुरुप 73% के साथ है, ये खांगेश करके है, उसके बाद है रविशा, उसके बाद आकाश, अभिजीत, सभी का आंसर ठीक है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा बेटा जी शंकर कुरुप, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? बताओ फटाफट से। भारत रत्न पाने वाले जो पहले संगीतकार हैं उनका नाम आप मुझे बताएं। भारत रत्न पाने वाली जो पहली संगीतकार है, तुम तो इतने जल्दी हार मान गए बेटा। अभी नोबेल प्राइज पढ़ाने हैं, ऑस्कर प्राइज आप लोगों के बचे हुए हैं, रेमन मैग्सेस आप लोगों को कराना है ना। करंट बेस्ड एमसीक्यूज आपको कराने हैं कि 2024 में पुलित्जर किसको मिला, 2024 में नोबेल किसको मिला, 2024 में सरस्वती किसको मिला, 2024 में व्यास किसको मिला, है ना। ये सारे अवार्ड्स कराने हैं अभी मुझे। ज्ञानपीठ किसको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला। ऐसे हार मानोगे तो बेटा तो तुम हार ही जाओगे, है ना। हार नहीं मानना है, मेहनत करनी है अपने ऊपर। जब तुम्हारी मैम रात के 2-2 बजे तक मेहनत कर सकती है तो तुम्हारा तो बेटा फर्ज बनता है, तुम्हें तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो संगीतकार, पहली महिला संगीतकार की अगर हम बात करेंगे एमएस सुब्बुलक्ष्मी। हालांकि आप जानते हैं लता मंगेशकर को जो है वो बाद में दिया गया था, एमएस सुब्बुलक्ष्मी से बाद में, है ना, लता मंगेशकर को। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1974 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार पा चुकी हैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी। 1988 में कालिदास सम्मान इनको मिल चुका है और 1998 में इनको जो है वो भारत रत्न मिल चुका है एमएस सुब्बुलक्ष्मी को। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन हो जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे फर्स्ट फॉरेनर की, तो पहले विदेशी कौन हो जाएंगे? तो एनी बेसेंट है, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो हम सभी को पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर हम बात करते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हो जाते हैं वो पहले विदेशी हो जाते हैं, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखेंगे 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो भारत रत्न मिला और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? तो नेल्सन मंडेला को 1990 में जो है वो भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए जो है वो दिया गया है? ये 1913 में दिया गया था, 1913 में। बुक का नाम हो जाता है गीतांजलि। गीतांजलि, और गीतांजलि के जो राइटर हो जाते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो भैया एशिया की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पहला ही लिटरेचर का था, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। बीसी रॉय पुरस्कार का संबंध जो है वो किससे है? आपको विधान चंद्र रॉय का नाम, मतलब विधान चंद्र रॉय को आप जानते हो? विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र, विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र रॉय की अगर हम बात करते हैं, विधान चंद्र रॉय वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के ये सेकंड सीएम थे और इन्हीं का जो हैप्पी वाला बर्थडे होता है वो 1 जुलाई को होता है, जिसको हमारे यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को। तो आंसर क्या बन जाएगा? बीसी रॉय पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है। बेटा ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं? तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लैंग्वेजेस में मिलता है? तो 22 तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस 1 की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश, और प्लस अगर हम बात करते हैं राजस्थानी, इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। तो आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 2 for 24,
ऑप्शन आपका बी साहित्य अकादमी। जानपीठ अगर हमसे पूछता तो हम लोग आंसर क्या लगाते 23, लेकिन उन्होंने साहित्य अकादमी पूछा है तो 24 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो सर्वोत्तम योगदान है। अगर हम बात करते हैं जर्नलिज्म, इसमें से वो कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि जर्नलिज्म से है, कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि जर्नलिज्म से है। बुकर की अगर हम बात करते हैं तो बुकर तो बुक्स के लिए मिलता है, जब आप बुक्स लिटरेचर में होता है। ग्रैमी की अगर हम बात करते हैं तो ये म्यूजिक का अवार्ड हो जाएगा। ऑस्कर की अगर हम बात करते हैं तो ये मूवीज का अवार्ड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा बालक, करेक्ट आंसर बनेगा हमारा पुलित्जर प्राइज, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरुण भक्ति रॉय को निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जब हम अरुण भक्ति रॉय की बात करते हैं तो अरुण भक्ति रॉय को बुकर प्राइज मिला, कब बुकर प्राइज मिला 1997, और इनकी बुक का नाम क्या हो जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये इनकी बुक का नाम हो जाता है अरुण भक्ति रॉय को। बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हम आपको कल पढ़ाएंगे, है ना, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज हम आपको कल कराएंगे। निम्नलिखित में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया। आपको एक्चुअली हम कराने वाले थे रैमन मैग्सेसे आज, इसीलिए आज के हिसाब से एमसीक्यू बनाए थे, बट आपने रैमन मैग्सेसे आज पढ़ाने ही नहीं दिए। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, याद रखेंगे यहाँ पे फूमियो किशिदा को जो है वो नहीं दिया गया। एक्चुअल में एक तो मूवमेंट है और प्लस अगर हम बात करेंगे तो 4 यहाँ पे पर्सन्स हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि किस देश के जानी अर्बन बैंक ने कैरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो जीता है। तो ज से जर्नी, ज से जर्मनी, ज से जर्नी, ज से क्या हो जाएगा आपका जर्मनी, तो जर्मनी की हो जाती है जेनी अर्बन बैंक। अब लगे हाथ हम आपको थोड़ा सा 2-3 बातें और बता देते हैं बेटा, ध्यान दो मेरी बातों पर। आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है बच्चे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। हम हर चीज को 2 बार रिपीट करते हैं। मुझे बच्चे कहते हैं कि हम हर चीज को 2 बार या हर बात को 2 बार क्यों रिपीट करती हैं। मैं कहा बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता और आपको मेरी बात आदत बना देगी, हम हर चीज को 2 बार रिपीट करते हैं। अगर आप इत्मीनान से चीजों को सुनेंगे ना बेटा आपको सब समझ आएगा, है ना। और जो एंड के कुछ अवार्ड्स मैंने आप लोगों को कराए हैं, इक्के दुक्के अवार्ड, गूगल पर उनकी डेट आपको यहाँ वहाँ मिलेगी, बट जो मैंने आपको डेट कराई है वो एक्यूरेट है, एक बात आप लोग याद रखना, ठीक है। पढ़ा दूं क्या गूगल पर, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है पढ़ा दूं, बताओ करा दूं। हाँ, इस क्लास से आपका स्टैटिक इनफ है, आपको भटकना नहीं है दूसरी जगह। तो कल देखो नोबेल प्राइज भी कराने हैं, ठीक है, रैमन मैग्सेसे प्राइज भी कल आप लोगों को कराने हैं, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कराना है, गांधी पीस प्राइज आप लोगों को कराना है। अभी तो बहुत सारे अवार्ड बाकी हैं बेटा, बड़ी जल्दी हाथ मान गए। अच्छा अगली क्लास है क्या तुम्हारी, चलो कल करा देंगे, ठीक है, कल करा देंगे, ध्यान रखो आप सभी अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कल करा देंगे। बाकी क्लास कैसी लगी प्लीज आप जरूर बताइएगा, और स्पीड को लेकर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अवार्ड्स का लेक्चर 2 हम लोगों ने आज जो है वो कवर किया है। मैं वही कहूंगी, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है बेटा, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए ना, जिस चीज को प्रिपेयर करने के लिए मेरे को 5 से 6 घंटे लगे वो मैंने आपको 50-55 मिनट में करा दी। आपको तो सिर्फ पढ़ना है केवल उस चीज को, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। मेहनत करो, DWM वाली टैबलेट खाओ, डेली वीकली मंथली स्टैटिक जीके को कवर करने का यही तरीका है। आप डेली मेरे से पढ़ो, सोने से पहले उसका रिवीजन करो, आप स्टैटिक का वीकली रिवीजन करो, आप मंथली रिवीजन करो, आप कुछ नहीं भूलोगे, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा, तो थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ PW के एप्लीकेशन पर, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी